नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, हम राजनीति को लेकर थोड़ा सा विश्लेषण करने वाले हैं और इस बात पर विश्लेषण करेंगे कि 2024 में किसकी सत्ता आ सकती है, इस पर अनुमान लगाएंगे और हमारे अनुमान पीछे बड़े सटीक भी बैठ रहे हैं। इसीलिए हम कुछ बातों पर चर्चा करने वाले हैं और पहला मुद्दा जो मैं लेने वाला हूं वो है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात करने वाला हूं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मैं ये बात करने वाला हूं कि जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, देखिए अभी तय नहीं है, कहा जा रहा है कि गठबंधन हो सकता है, ओवैसी की पार्टी एमआईएम उसके साथ भी गठबंधन हो सकता है, मुस्लिम समाज एक साथ आ सकते हैं, वो बहुत बड़ा फ्रंट, तीसरा फ्रंट बन सकता है। लेकिन चलिए वो बाद की बात होगी। लेकिन अगर चुनाव बीएसपी अकेले लड़ती है तो चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को कितना फायदा कितना नुकसान होगा, या चंद्रशेखर किसका नुकसान करेंगे? तो सीधी सी बात है, वो बीएसपी का नुकसान करेंगे। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो क्या चंद्रशेखर को अपना नेता मानते हैं या नहीं मानते, इस बात पर हम चर्चा करने वाले। पहली बात तो ये कि जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो उनको अपना मानते हैं। क्या नेता जितने भी हैं, क्या वो ईमानदारी से अपने समाज के लोगों को अपना मानते हैं या वो स्वार्थी हैं? इस बात पे हमें चर्चा करनी है। जब देश के अंदर एक सबसे बड़ी लीडर है बीएसपी की और सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, जिसकी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं और सबसे ताकतवर नेता है, जब बहुजन समाज का एक सबसे बड़ा नेता है, तो ये छोटे छोटे नेता किस लिए बने हुए हैं? क्या ये स्वार्थ के लिए बने हुए हैं? बामसेफ जो काशीराम जी ने बनाया उसको अलग अलग लेकर चल रहे हैं, कोई बामसेफ को लेकर चल रहा है, संगठन बना के चल रहे हैं। उससे जुड़े हुए कौन लोग हैं? वो बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन बामसेफ कभी ये नहीं कहता या कभी बीएसपी का प्रचार वगैरह नहीं करता। अगर जिस तरह से आरएसएस, जिस तरह से बीजेपी का प्रचार प्रसार करती है, अगर जितने भी संगठन बने हुए हैं, भीम आर्मी बने हुए हैं, वो प्रचार प्रसार बीएसपी का करें तो कितना फायदा होगा? एक तरफा वोट मिलेगा, सबसे ताकतवर नेता बन सकती है बहन जी, और वो हैं भी। लेकिन अब मैं चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उन पे मैं बात करने वाला हूं। क्या वो सच में समाज के हितैषी हैं? अगर हितैषी होते तो वोट उनको समाज का मिलता, बहुजन समाज का उनको वोट मिलता, लेकिन नहीं मिलता। भीड़ इकट्ठी होती है क्योंकि वो समाज की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, और बाबा साहब के नाम लेकर बाबा साहब का, तो दिल्ली में केजरीवाल जी और पंजाब में सरकार बना के बैठे हैं। यानी कि बाबा साहब का नाम लेकर के सभी लोग, उनके दिमाग में कुछ भी हो लेकिन राजनीति बहुत करते हैं और वोट हासिल करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बाबा साहब की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, और समाज के व्यक्ति हैं तो लोग उनको इसलिए पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या सच में वो समाज के हितैषी हैं या समाज को तोड़ने की बात करते हैं? या तो देखिए, सबसे पहली बात, अभी वो इंटरव्यू पे बैठे हैं एक चैनल पर, मानक गुप्ता जी के साथ बैठे थे, तो उन्होंने सवाल किया कि काशीराम जी का उत्तराधिकारी कौन है, यानी कि उन्होंने कहा चंद्रशेखर आज़ाद। इसका मतलब बहन जी को पहले ही इस बात का अंदाजा था कि चंद्रशेखर आज़ाद का स्वभाव कैसा है और उनका राजनीति में आने का कारण क्या है, वो क्या चाहते हैं। जो लोग मायावती जी को इस बात के लिए बोलते हैं कि बहन जी उनको बुलाती नहीं, अपनी पार्टी में नहीं लेती, तो उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर जो व्यक्ति अपने आप को काशीराम जी का उत्तराधिकारी खुद से कह रहे हैं या खुद से कह रहा है, तो वो क्या है? वो स्वार्थ नहीं है क्या? और बहन जी उस बात को अच्छे से जानती थी कि समाज के हित में कौन काम कर सकता है, कौन नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद को अपने पास बुलाया। चंद्रशेखर आज़ाद खुद भी वहाँ नहीं गए, शायद मिले भी नहीं होंगे, उनसे बात भी नहीं की होगी आज तक। तो इतनी दूरदर्शी नेता हैं बहन जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद को समाज इसीलिए पसंद नहीं करेगा या कभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचाएगा। हाँ, भीड़ इकट्ठा हमेशा उनके साथ रहेगी, क्योंकि जब समाज की बात होगी या
किसी अन्याय के खिलाफ कोई भी खड़ा होगा उसके साथ भीड़ हमारी खड़ी होती है। अम्बेडकरवादी हमेशा खड़े होते हैं। इसीलिए जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं वो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ही नहीं, लक्ष्मण यादव अगर कहीं आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह उनके साथ खड़े रहते हैं सबसे ज़्यादा, जो ईवीएम के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते हैं। या और भी कोई प्रोफेसर रतन लाल, उनके साथ भी समाज के लोग खड़े हो जाते हैं। यानी कि जो भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा तो अम्बेडकरवादी उनके साथ हमेशा खड़े होंगे। इसीलिए चंद्रशेखर के साथ जो भीड़ है वो वोटों में कभी तब्दील नहीं होती, क्योंकि नेता एक ही है, वो है मायावती जी। अगर चंद्रशेखर आजाद ईमानदारी से भीम आर्मी संगठन के साथ अपनी पार्टी को खत्म करके बीएसपी में विलय कर दे तो इतना सम्मान उनका हो सकता है। मैं क्या ये पूरा समाज, बहुजन समाज उनको इज्जत देगा, सम्मान देगा और उनको कभी स्वार्थी नहीं कहेगा। और फिर ताकत देश में बहुजन समाज की होगी और प्रधानमंत्री बनाना आसान होगा बहन जी को। और यही नहीं, मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जितने दल बने हुए हैं जो अलग अलग, बहुजन मुक्ति पार्टी, छोटी मोटी पार्टी, मैं एडवोकेट भानु प्रताप जी की भी बात कर रहा हूँ, जितने भी हैं जो अपनी पार्टी बनाकर या अलग संगठन बना के काम कर रहे हैं, वो संगठन बीएसपी के लिए काम करें तो बीएसपी को प्रधानमंत्री और बीएसपी को केंद्र में लाना आसान हो सकता है और बहन जी को प्रधानमंत्री आसानी से बनाया जा सकता है। और इतना बड़ा राज्य है, अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इतने बड़े राज्य, इतने बड़े देश में इतने सारे राज्य हैं, कहीं का भी बन जाइए। जैसे आरएस परवीन को तेलंगाना में बहन जी ने उनको देखा, उनकी ईमानदारी देखी कि वो समाज के लिए दिल से काम करना चाहते हैं, कोई छल कपट उनमें नज़र नहीं आता। इसलिए बहन जी ने ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री आरएस परवीन होंगे तेलंगाना में। तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी ऐसा वो कर सकते थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद तो खुद से अपनी पार्टी बना करके बहन जी को एक तरफ हटाने की सोचते हैं। क्योंकि मैंने कई डिबेट में ये देखा है, जिस तरह की वो बात करते हैं, वो बहन जी को कमज़ोर मानकर कि बहन जी का वक्त चला गया, बहन जी ने पहले बहुत अच्छे कि वो तो सारी चीज़ें नज़र आती है। ये मुझे ही नहीं, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, आम लोग भी हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। तो इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी अपील है, या और भी जो नेता हैं बहुजन समाज के, जितने संगठन हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आइए और सबको मिलकर बीएसपी का साथ देना चाहिए। तो किसी की ताकत नहीं है जो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने से रोक सके। एक तो सबसे अहम बात ये थी जो मैं करना चाहता था, और ये बहुत ज़रूरी भी था आपसे करने के लिए, और मैं बार बार भी करता हूँ। मैंने भी ये बातें पहले भी की हैं कि समाज अलग अलग जिस तरह से हो रहा है, बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। ये 3 मंत्र में से हम शिक्षित हो गए, शिक्षित हो रहे हैं और संघर्ष भी करते हैं। अगर कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो उसके साथ हम खड़े हो जाते हैं। जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं सबसे पहले खड़े होते हैं, यानी वो संघर्ष करना जानते हैं, लेकिन संगठित होना आज तक नहीं सीख पा रहे हैं। अगर संगठित हो जाएं तो किसी की ताकत है कि देश में बहुजनों की सत्ता ना हो। हम 85% की बात करते हैं, और मैं 85 नहीं कहता, मैं लगभग 88-90% की बात करता हूं। जो 85 थे वो अब परसेंटेज बढ़ करके 88 या 90 हो चुका है, 90% हो चुके हैं। और 10% सत्ता है जिनकी, वो लोग हैं। तो आप बताइए, 90% वालों की सत्ता नहीं आ रही है और 10% वालों की आ रही है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि कोई बहुजन समाज के लोग यही नहीं समझ पाते कि हम कौन हैं, किसके साथ हैं। हमारे अंदर एक अहंकार है, हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। ओबीसी एससी से बड़ा मानता है, एससी एसटी से। वैसे ये बात है कि एससी कभी एसटी वाले को नीचा नहीं मानता, वो अपने आप को बड़ा नहीं मानता। एससी कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानता, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले या कितना भी पैसे वाला बन जाए, वो अपने आप को नहीं मानता, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। ओबीसी में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबको एक मान के चलती हैं। चुनिंदा लोग सभी जातियों में होते हैं और वही देश का बेड़ा गर्क करते हैं। और 10% जिनकी मैं बात कर रहा हूँ सवर्णों की, उनमें से मानवतावादी बहुत सारे लोग हैं
जो किसी जाति को नहीं देखते, सिर्फ मानवता को देखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें कुछ बनिए भी हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ ठाकुर भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है। उसमें सवर्णों में भी कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो बांटने का काम करते हैं, ऊंच नीच का काम करते हैं और राजनीति करते हैं। और मजबूरी इस बात की है कि जिस समाज का नेता होता है, सबसे पहले वोटर जो होता है वो अपने समाज के नेता को चुनता है, चाहे उसमें कोई भी कास्ट हो। ये सच्चाई है। और सबसे ताकतवर नेता भी उसे ही माना जाता है जिसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है। तो मेरी सभी से अपील है कि सब एक रहिए, संगठित रहिए, और संगठित रहेंगे तो बड़ी आसानी से सत्ता को हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मैं ये बात कहना चाहता था, वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि अभी मैंने उनके जब रैपिड फायर में वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे तो मैंने देखी। तो ये अगर इस तरह का स्वार्थ आपकी बातों में दिखाई देगा चंद्रशेखर जी, तो कब समाज के दिलों में तुम जगह बना पाओगे? तो इसको बदलना पड़ेगा। ईमानदारी लोगों की भावनाओं में दिख जाती है, उनकी आंखों में दिख जाती है, उनके बोलने के तरीके में दिख जाती है। तो अगर जिस दिन ये चीज़ दिखाई देने लगी या दिखाई देगी तो फिर उस दिन आप अपनी पार्टी खत्म करके बीएसपी में विलय हो जाओगे और अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे संगठन के साथ बीएसपी का प्रचार प्रसार करोगे, बिना किसी सीट के, बिना किसी लालच के। तो फिर वो जिस तरह से मैं आपको एक फ्री की सलाह दे देता हूं, चलिए अब इस पे नाराज मत होना कि कोई मुझे सलाह देगा जो कुछ है नहीं, इस पे आप बिल्कुल नाराज मत होना। चलिए मैं एक सलाह दे देता हूं। आप देखिए कि अखिलेश यादव जी बहन जी के वोटरों की, जो वोटर्स हैं उनकी वोट लेने के लिए तुरंत यू टर्न हो जाते हैं और बहन जी के खिलाफ बोलने से सबको रोक देते हैं, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को। और खुद भी तुरंत जब बहन जी ने ऐलान किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और बहन जी ने उन पे पलटवार कर दिया अखिलेश यादव जी पे, तुरंत उन्होंने देखो राजनीति खेलने के लिए क्या किया कि हम तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो उस बात को ये जनता जो है वो बड़ी दयालु है, बड़ी मासूम है, वो बहक जाती है, जो 2022 में बहकी भी थी। तो आप तो समाज के हो, अगर आप बड़ी ईमानदारी से बिना किसी सीट के अपने संगठन के साथ, भीम आर्मी संगठन के साथ बस बीएसपी का प्रचार हर कोने कोने में करोगे, पूरी ताकत से उनको चुनाव लड़ोगे, हर मंच पे बीएसपी के लिए बोलोगे और अपनी पार्टी को विलय कर दोगे, तो बहन जी आपको बुलाए ना बुलाए, ये जनता आपको सराखों पे बिठा लेगी और नेता मान लेगी। बहन जी को जिस तरह से भगवान मानते हैं उस तरह से आपको भगवान मानना शुरू कर देंगे। तो इस एक बार ये मेरी सलाह लेके देखिए और करके देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।